तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे इस नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी मीन्स वृक्क की एक संरचनात्मक इकाई होती है। वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में लगभग जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 10 से 12 लाख होती है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी इज 10 to 12 lakhs। ठीक है, कह लें कि एक वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या जो होती है 10 से 12 लाख होती है। इन्हें हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी मीन्स संरचनात्मक इकाई वृक्क की। ठीक है, तो देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, थोड़ा ब्रीफली देखेंगे हम लोग। इसमें देखते हैं पहली बात तो कौन कौन से भाग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक कटोरे जैसी संरचना होती है जिसमें दो धमनियाँ जो होती हैं वो एक धमनी अंदर प्रवेश करती है और ये वाली, और यहाँ से ये धमनी बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, तो ये हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं इसके भाग होते हैं। पहला भाग जो इसका होता है वो क्या कहलाता है, मेलपीगी कोष कहलाता है। पहला क्या होता है, मेलपीगी कोष। मेलपीगी कोष, ठीक है। मेलपीगी कोष जो होता है ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है। इसको हम दो पार्ट्स में डील करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होता है मेलपीगी कोष एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो स्क्रीटरी डक्ट, या फिर इसको हम हिंदी में स्रावी नलिका कहते हैं। स्रावी नलिका, ठीक है, ये स्रावी नलिका, ये दूसरा पार्ट होता है इसका। तो इसको हम दो पार्ट्स में डील करते हैं। देखिए दो पार्ट्स इसके कौन कौन से होते हैं। पहला तो यहाँ पर है ये इतना भाग, अगर यहाँ से देखा जाए तो इधर का पूरा ये भाग जो होता है मेलपीगी कोष कहलाता है सामूहिक रूप से। ठीक है, और ये जो नलिकाकार संरचना है, कुंडलित नलिका दिखाई पड़ रही है, ये स्रावी नलिका कहलाती है। इसके दो ही भाग होते हैं। ठीक है, अब हम पहले जो मेलपीगी कोष होता है, मेलपीगी कोष को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। मेलपीगी कोष को दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ, और सेकेंड होता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, ये इतने पार्ट्स इसके होते हैं। दो पार्ट्स, मेलपीगी कोष और स्रावी नलिका, ये दो पार्ट्स होते हैं पूरे जो है नेफ्रॉन के। और मेलपीगी कोष को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स में हम लोग डील करते हैं, इसको जो है पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ का मतलब क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर अभिवाही धमनिका इसके अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ये अभिवाही धमनिका प्रवेश करती है और यहाँ से अपवाही धमनिका निकलती है। हमने इसके पहले पढ़ रखा है, एक संबंध पढ़ा था कि धमनी, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं कि धमनी डिवाइड होती है तो बनाती है धमनिका। धमनिका डिवाइड होकर के केशिकाएं बनाती, और केशिकाएं यूनाइट होकर के, यहाँ तक अभी डिवीज़न होगा, अब यहाँ यूनाइट होंगी, ये दोनों एक में मिल जाएंगी। ठीक है, ये जब मिल करके क्या बनाती हैं, सिराकाएं। सिराकाएं, और सिराकाएं मिल करके सिराएं बनाती। सिराकाएं मिलकर सिराएं बनाती। ठीक है, तो यहाँ ये जैसे अभिवाही धमनिका प्रवेश करे, धमनिका में जब डिवीज़न होगा तो जो महीन शाखाएं बनेंगी वो केशिकाएं कहलाएंगी। और केशिकाएं एक बिल्कुल एक जाल सदृश संरचना बनाती हैं, बिल्कुल एक गुच्छे नुमा, एक में बिल्कुल गुथित होती हैं। और जब गुथी हुई होती हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, बने हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, केशिका गुच्छ कहेंगे। और यह केशिका गुच्छ जिस संरचना में या जिस हम बाउल लाइक स्ट्रक्चर में स्थित होता है, ये जो देख रहे हैं, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें केशिका गुच्छ स्थित होता है, उसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। तो इसके दो पार्ट्स ये हो गए मेलपीगी कोष के। अगला होता है स्रावी नलिका। तो स्रावी नलिका देखिए ये पार्ट होता है यहाँ से ये जो कुंडली नलिका है
ये पूरी ये क्या कहलाती है, स्रावी नलिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, स्रावी नलिका कहलाती है। फिर अब स्रावी नलिका को भी हम कई भागों में डिवाइड करते हैं कि जो बोमेन संपुट के नज़दीक का भाग होता है, सबसे नियरेस्ट पार्ट जो होता है बोमेन संपुट के, उसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या कहेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखिए इसमें कुंडलन है, ठीक है, इसलिए इसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहेंगे। और इसका ये वाला पार्ट जो है ये बोमेन संपुट से काफ़ी दूरी पर स्थित है, इसलिए इसको हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका। और फिर इसका जो ये जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं ये लूप बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लूप। तो ये जो लूप बनता है इसे हम हेनले लूप कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, हेनले लूप कहा जाता है, इसे हेनले लूप कहते हैं। ठीक है, अब देखें जो भी फ्लूइड इसमें आएगा तो फ्लो होगा, फ्लो होने की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगी, फ्लो होने की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेनले लूप की अवरोही भुजा। अवरोह मतलब नीचे की ओर उतरना, मीन्स हेनले लूप की क्या कहलाएगी, ये अवरोही भुजा कहलाती है। और इधर यही फ्लूइड जब आगे की ओर बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, असेंडिंग डायरेक्शन में होगा। तो असेंडिंग डायरेक्शन में जब होगा तो इसे हम हेनले लूप की आरोही भुजा कहते हैं। आरोह मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, तो ये हेनले लूप की आरोही भुजा कहलाती। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जो है हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। अगर देखा जाए कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होती है ये क्या होती है, ये मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो ये हम इसी स्ट्रक्चर में देख लें तो थोड़ा ज़्यादा हमको समझने में आसानी रहेगी। पहली बात तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, मूत्र निर्माण क्रियाविधि जो होती है, इसमें ये क्रिया जो होती है 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। ठीक है, तो 3 चरणों में जब ये क्रिया संपन्न होती है तो कौन कौन से चरण होते हैं, देखिए तो 3 चरण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है परा निस्यंदन, परा निस्यंदन। दूसरा होता है चयनात्मक पुनरावशोषण, चयनात्मक पुनर्वशोषण या पुनरावशोषण कह लें, चलो चयनात्मक पुनरावशोषण। ठीक है, अगला होता है थर्ड स्टेप श्रावण। थर्ड स्टेप क्या होता है, श्रावण। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनरावशोषण। और तीसरा क्या होता है, श्रावण, सेक्रीशन, श्रावण। ठीक है, सेक्रीशन। तो ये क्रिया जो होती है, जो मैकेनिज्म होती है यूरिन फॉर्मेशन की, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला कौन सा होता है, परानिस्यंदन, दूसरा चयनात्मक पुनरावशोषण, तीसरा क्या होता है, श्रावण होता है। तो देखते हैं हम पहले इसको देखते हैं कि ये परानिस्यंदन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे। ये अभिवाही धमनिका होती है, ये अभिवाही जो धमनिका है, जो अंदर की ओर, जो धमनिका की जो शाखा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, इसे हम अभिवाही धमनिका कहते हैं। ये थोड़ा सा मोटी होती है, ये कैसी होती है, मोटी होती है। और ये क्या होगी, मोटी होगी। और यहाँ से ये जो अपवाही धमनिका निकलती है ये क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जब ये अंदर की ओर प्रवेश कर रही है तो ये मोटी है, तो मतलब यहाँ से ब्लड जो है वो जाएगा ज़्यादा मात्रा में, ब्लड जो है वो अंदर प्रवेश ज़्यादा मात्रा में करेगा और यहाँ से निकलने वाले रुधिर की मात्रा जो होगी वो कम होगी। ठीक है, यहाँ प्रवेश करने वाले रुधिर की मात्रा की अपेक्षा निकलने वाले रुधिर की मात्रा जो होगी वो कम होगी। और जब कोई
इसमें ब्लड ज़्यादा प्रवेश करेगा और यहाँ से कम मात्रा में निकलेगा, तो यहाँ जो केशिका है, केशिका गुच्छ है, इसमें रुधिर दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, जब रुधिर दाब बढ़ जाएगा तो रुधिर दाब बढ़ने से क्या होगा, केशिका की जो भित्ति होती है बहुत ही महीन और पतली होती है। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा कि इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, यूरिया, कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे यूरिया है और ग्लूकोज है। हम सीधे नाइट्रोजनस पदार्थ लिख दें, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस और ग्लूकोज और साथ में जल। ठीक है, ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज होगा, जल होगा और कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ जो होंगे वो यहाँ से इस केशिका गुच्छ से छन करके बोमेन संपुट में आ जाएंगे। ठीक है, अब बोमेन संपुट में जब आ जाएंगे तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, ब्लड से ग्लूकोज, वाटर तथा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का फिल्टर होकर के बोमेन संपुट में आना, केशिका गुच्छ से बोमेन संपुट में आना, ये क्रिया क्या कहलाएगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है या परानिस्यंदन कहलाती है। ठीक है, अब ये क्रिया परानिस्यंदन होगी। अब जो भी पदार्थ इसमें आएगा बोमेन संपुट में, ये क्या कहलाएगा, इसे हम निस्यंद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, निस्यंद कहेंगे। ठीक है, जो भी पदार्थ आएगा निकल करके छन करके बोमेन संपुट में, उसे हम निस्यंद या इंग्लिश में इसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट या निस्यंद कहेंगे। ठीक है, अब यही निस्यंद जो होगा जब इसमें फ्लो होगा, ठीक है, ये स्रावी नलिका में जब ये निस्यंद फ्लो होगा तो इसमें क्या क्रिया होती है, देखिए इसमें जो स्रावी नलिका होती है, स्रावी नलिका पर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। केशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। ये जो रेड कलर की दिखा रहे हैं, पिंक कलर की, ये जो केशिकाएं हैं, ठीक है, महीन संरचनाएं ये फैली रहती हैं, इनका एक जाल पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक प्रेजेंट क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज है और H2O है। ठीक है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ग्लूकोज एंड H2O मीन्स वाटर। ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट है और ये फ्लो हो रहा है। तो जब शरीर में अगर रुधिर की मात्रा, जैसे रुधिर में जल की मात्रा कम है, तो जल की जितनी मात्रा कम होगी उस तो यहाँ से जल को अवशोषित कर लिया जाएगा केशिकाओं के रुधिर के द्वारा। और ग्लूकोज भी हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पदार्थ है, उसका भी अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, जल भी एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है और ग्लूकोज भी, ग्लूकोज को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आवश्यक पदार्थ ही इस केशिकाओं में बहने वाले रुधिर के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, अवशोषित किए जाएंगे। इसलिए इस क्रिया को हम चयनात्मक पुनर्अवशोषण कहते हैं। क्योंकि चयनात्मक पुनर्अवशोषण क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें आवश्यक पदार्थों का ही अवशोषण हो रहा है, नाइट्रोजन का नहीं हो रहा है। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जितने हैं, जैसे यूरिया है, यूरिन है, तो यूरिया है, तो यूरिया का सब्सटेंस, यूरिया जो है वो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यूरिया का जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यूरिया क्या है हमारे शरीर के लिए, पहले से हम जानते हैं कि ये हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थ जितने भी होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या है, ये तो यहाँ जितने होंगे ये सभी क्या होंगे, हानिकारक होंगे। और ये आवश्यक है, ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ है और जल भी आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक है। ठीक, तो आवश्यक पदार्थों का ही अवशोषण हो रहा है, नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ पर सिर्फ आवश्यक पदार्थों का ही अवशोषण होता है, अनावश्यक पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का या वर्ज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है। इसलिए इस क्रिया को हम चयनात्मक पुनर्अवशोषण कहते हैं, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। और फिर जो भी मात्रा जब बचती है उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं और उसके साथ में जल है, जल की भी मात्रा होती है। तो ये
जो बचता है पदार्थ, ये फ्लूइड जो है फिल्ट्रेट बचता है, इसे हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। और ये जो यूरिन होता है ये संग्रह नलिका में आकर के ये स्रावी नलिका खुलेगी और ये यूरिन संग्रह नलिका में कलेक्ट होता रहता है। और कलेक्ट होगा संग्रह नलिका में, संग्रह नलिका से फिर सब बहुत सी संग्रह नलिकाएं जो होती हैं आपस में यूनाइट होकर के मूत्र नलिका का निर्माण करती हैं। और जो मूत्र नलिका का निर्माण करेंगी तो मूत्र नलिका में यही यूरिन जो होता है ये कलेक्ट होता रहता है, धीरे धीरे उस जो है स्टोर होता रहता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इस क्रिया को हम सेक्रीशन या श्रावण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको डिस्कस कर किए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।